स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपके पास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी 4 वीडियो आपके पास आ चुका है ऑलरेडी। तो सबसे पहले आपको कुछ रिवाइंड करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। साहित्यिक स्रोत है, विदेशी विवरण है और पुरातात्विक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण के सभी तथ्य, सभी स्रोत आपके पास वीडियो के माध्यम से भेजे जा चुके हैं 4 वीडियो में। ये पार्ट 5 है। इसके अंतर्गत हम लोग पुरातात्विक सामग्री का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक सामग्री कैसे प्राचीन इतिहास को जानने में सहायक हैं, उसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं। जैसा आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातत्व तो क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझ लें, फिर क्रम से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के अतीत के ज्ञान को पुरातत्व के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जो अतीत के ज्ञान को खुदाई यानी उत्खनन के माध्यम से उस समय के प्राचीन इतिहास के भौतिक जीवन का जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी उत्खनन के माध्यम से। तो इस तरह से पुरातत्व एक विज्ञान है और उसी उत्खनन के माध्यम से हम प्राचीन इतिहास के लोगों के भौतिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उस समय की क्या व्यवस्था थी, राजा कैसे थे, लोग क्यों की क्या व्यवस्था थी, कैसे उत्खनन में जो सामग्री प्राप्त होती है उसी के माध्यम से एक आकलन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, पुरातात्विक स्रोतों में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है अभिलेख, सेकंड है सिक्के, थर्ड है स्मारक, फोर्थ है मूर्तियाँ और फिफ्थ है चित्रकला। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अभिलेख से शुरू करेंगे, यानी पुरातात्विक सामग्री में सबसे पहला अभिलेख है। अभिलेख पत्थर, स्तंभ, धातु। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभिलेख जो है पत्थर है, स्तंभ, धातु की पट्टी है और मिट्टी की वस्तुओं पर उकेरे जाते थे। यानी एंशिएंट टाइम में जो शासक होते थे अपने संदेशों को इन अभिलेखों के माध्यम से उत्कीर्ण कराते थे और वे संदेश आम लोगों तक पहुंचते थे। ज़्यादातर संदेश होते थे, या फिर बौद्ध धर्म का प्रचार, किसी धर्म का प्रचार करना हो तो भी एक प्रकार का संदेश ही होता था, या उनके सिद्धांतों को उन पत्थरों पे उत्कीर्ण कराए जाते थे, उकेरे जाते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभिलेख के अंतर्गत अभिलेख के अंतर्गत क्या क्या हैं। तो इस तरह से पत्थर, स्तंभ, धातु, पट्टी और मिट्टी की वस्तुओं पे अभिलेखों को, ये माध्यम है, इन्हीं पे अभिलेखों को लिखा जाता था, उकेरा जाता था। जैसे आप आज दीवारों पे देखते हैं, किसी चीज़ का शिलान्यास होता है विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा, तो छोटे से पट्टिका लगती है और उसमें यानी उत्कीर्ण रहता है कि फला विधायक के द्वारा इस भवन का लोकार्पण किया गया। तो ऐसे प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में, शासक भी अभिलेख लिखवाते थे पत्थरों पे, दीवारों पे, गुहाओं में, जो गुफा होते थे या फिर बिल्डिंग्स होते थे, उन सब चीज़ों पे, मंदिरों में, उन चीज़ों पे उत्कीर्ण कराते थे और अपने संदेशों को उस पर लिपिबद्ध करवाते थे। डियर स्टूडेंट्स, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इस तरह से अभिलेख जो है शासकों के द्वारा आमतौर पर अपने आदेशों का प्रसार करने के लिए किया जाता था। जब भी शासक जब कोई जनता के लिए, नागरिकों के लिए कोई अपना आदेश देता था तो वो आम लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम होता था। यानी अभिलेख भी राजा के आज्ञाओं को, राजाज्ञा जो जारी किया जाता था, तो उनके जो विचार होते थे, जो उनके संदेश होते थे, आम लोगों तक पहुंच सके, तो उसके लिए इन अभिलेखों का सहारा लिया जाता था। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अभिलेखों के संदर्भ में प्राचीन अभिलेख जो थे की भाषाएं जो थी, संस्कृत, पाली और दक्षिण भारत की वहाँ की लोकल भाषाएं थी। यानी कहने का मतलब है कि भारत में जो प्राचीन टाइम में, जो एंशिएंट टाइम में जो अभिलेख लिखे गए थे, उनके लैंग्वेज क्या क्या थे। तो इसमें संस्कृत थी, पाली थी और दक्षिण भारत की अपनी क्षेत्रीय भाषाएँ थी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। सबसे प्राचीन अभिलेख भारत में, यानी सबसे प्राचीन अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ। इसका समय जो है 2500 ईसा पूर्व है और ये प्रतीक चिन्हों का प्रयोग इसमें किया गया है। इस लिपि का डिकोड नहीं किया गया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें चिन्हों का यूज़ किया गया है और इस लिपि को डिकोड नहीं किया जा सका। आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका कि जो उसमें लिखा हुआ है उसका क्या तात्पर्य है, क्या उसका सेंस है। तो इस तरह से डिकोड न होने के कारण हम उस टाइम का इस अभिलेख का यूज़
नहीं कर पा रहे हैं। सिंधु सभ्यता के अभिलेखों के पश्चात इसी क्रम में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे पश्चिम एशिया, या फिर इसी को बोला जाता है एशिया माइनर, दोनों मतलब कॉमन हैं, चाहे पश्चिम एशिया बोलें या एशिया माइनर, कि बोगस कोई प्लेस का नाम है। तो बोगस कोई स्थान से प्राप्त अभिलेख जिसका समय है 1400 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है। अब इस अभिलेख में यानी एशिया माइनर बोगस कोई अभिलेख में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि यानी इसमें जो समय इसका है 1400 ईसा पूर्व है, और इसमें वैदिक देवताओं जैसे इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, नासत्य हैं, इसको ध्यान रखेंगे। यानी एशिया माइनर से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें किसका उल्लेख मिलता है, तो वैदिक देवताओं का, यानी इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसी क्रम में ईरान से भी एक प्राप्त अभिलेख हुआ है। अब इसका नाम क्या है, नक्श-ए-रुस्तम। ईरान से जो अभिलेख प्राप्त हुआ, एग्जाम में इस तरह से वैकल्पिक क्वेश्चन आता है कि ईरान से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उस अभिलेख का क्या नाम है, नक्श-ए-रुस्तम, और ये पश्चिम एशिया के संबंधों का वर्णन करता है, यानी भारत और पश्चिम एशिया से किस तरह के व्यापारिक संबंध थे, कैसे एक राजनीतिक आवागमन यानी संबंध था, कैसे दूसरे के यहाँ कला और संस्कृति का एक प्रकार का आदान प्रदान होता था। तो उन सभी संबंधों का ताना बाना हमें इस अभिलेख से प्राप्त होता है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे मौर्य सम्राट अशोक के समय में, यानी मौर्य सम्राट अशोक के समय में भी बहुत सारे अभिलेख लिखे गए हैं। उसके शासनकाल में अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं मौर्य सम्राट अशोक सबसे ज़्यादा अभिलेखों का यूज़ किया, उसका रीज़न है कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार, चूँकि बौद्ध धर्म अनुयायी था और बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म के संदेशों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए उसने अभिलेखों का सहारा लिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके संदेशों को लोग समझ सकें और वे संदेश आम लोगों तक पहुँच सकें। तो इस तरह से उसने बहुत सारे अभिलेख जारी किए। और सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का शासक था, तो इसको ध्यान रखेंगे कि सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश का जो शासक था, उसके अभिलेखों को 1837 में ब्रिटिश पुरातत्वविद, क्या नाम है उनका, है जेम्स प्रिंसेप, ने अभिलेखों को क्या किया, डिकोड किया। जब किसी अभिलेख को डिकोड कर लिया जाता है तो उसका पता चल जाता है कि ये जो लिखा गया है किस संदर्भ में लिखा गया है, ये जो राजाज्ञा जारी किया गया था या जो संदेश दिया गया था किसी धर्म का प्रसार करने के लिए किया गया था या कोई जनता के लिए कोई विशेष राजाज्ञा था। तो कहने को मतलब जब कोई अभिलेख डिकोड कर लिया जाता है तो उस डिकोड के माध्यम से क्लियर हो जाता है कि इस अभिलेख में क्या लिखा गया है और किन तथ्यों का प्रयोग इसमें किया गया है। अशोक के अभिलेखों में देवानाम्पीय शब्द आया है, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं। अशोक के अभिलेखों में देवानाम्पीय दस्य का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा यानी उसका नाम का उल्लेख मिलता है। देवानाम्पीय होता है, इसका सेंस होता है देवताओं का प्रिय। तो इस तरह से उसके अभिलेखों में ये शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो प्राचीन भारत के सबसे ज़्यादा अभिलेख जो है सम्राट अशोक का ही मिलता है। जैसा कि आपको इसके पहले भी हमने चर्चा किया कि अभिलेखों का सहारा अशोक ने इसलिए लिया था वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। समय समय पे वो संदेश जारी करता था और उन संदेशों को अभिलेखों में लिपिबद्ध कराता था, जिससे उसके कई कारण थे। कुछ संदेश ऐसे होते हैं अगर ऐसे मौखिक रूप से प्रसारित किए जाएंगे तो कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब वो लिपिबद्ध हो जाता है तो एक लोगों के सामने वो हमेशा सामने रहता है। ऐसा लगता है कि राजा के आदेश अब भी सामने दिखाई दे रहे हैं। तो अभिलेखों के माध्यम से चूँकि बौद्ध धर्म का प्रसार किया था इसलिए उसने सबसे ज़्यादा अभिलेखों को जारी किया, अभिलेखों को यानी लिपिबद्ध करवाया। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सम्राट अशोक जो है बहुत ज़्यादा अभिलेखों को उत्कीर्ण कराया था। देवानाम्पीय अभिलेखों में उसका नाम उल्लेख मिलता है और ज़्यादातर अभिलेख जो है उसी के द्वारा जारी किए गए थे। अधिकतर अभिलेख उसके किस लिपि में हैं। अक्सर एग्जाम में आता है कि फला अभिलेख किस लिपि में है, तो जो सम्राट अशोक है उसका जो अभिलेख, ऐसा नहीं कि एग्जाम में कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में है, किस लिपि में है, तो आप ऐसे इस रूप में जानते रहें कि उसके अधिकांश अभिलेख, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर जो अभिलेख उसके हैं वो किस लिपि में हैं, ब्राह्मी लिपि में। तो इसको ध्यान रखेंगे, ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेख जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अशोक के उत्तर पश्चिमी भारत के अभिलेख जो हैं वो किस लिपि में हैं, खरोष्ठी लिपि में हैं। तो इस तरह से ये भी दोनों चीज़ें जानते रहें कि एक तरफ जहाँ अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में हैं, इसी तरह उसके उत्तर पश्चिमी भारत के जो अभिलेख मिलते हैं वो किस लिपि में हैं, खरोष्ठी लिपि में हैं।
उड़ीसा के इसी क्रम में कुछ अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा के खारवेल अभिलेख अक्सर आता है एग्जाम में, कहाँ का है तो उड़ीसा का खारवेल में हाथी गुम्फा अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसी क्रम में समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख है और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। आदि ये प्रमुख क्या हैं अभिलेख हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया जूनागढ़ अभिलेख। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि संस्कृत भाषा में इन निम्न में से कौन सा अभिलेख है। तो इस तरह से आप जानते रहें कि जूनागढ़ अभिलेख जो है वो किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है और इसका समय क्या है 150 ईस्वी। शक सम्राट रुद्रदामन ने जो है इसको उत्कीर्ण कराया था। तो शक शासक रुद्रदामन था, उसी ने क्या किया था, इस अभिलेख को उत्कीर्ण कराया था। डेढ़ शून्य इसी क्रम में इस तरह से आपने अध्ययन किया कि पुरातात्विक सामग्री के रूप में इन अभिलेखों का महत्व है। और अभिलेख जैसा कि आप जानते हैं अभिलेखों में शासक की वंशावली होती है, तिथिक्रम होता है, राजा का क्रम अनुसार होता है। अभिलेखों के माध्यम से कौन राजा युद्ध अभियान किया, कौन राजा अपने कला और संस्कृति के संदर्भ में क्या प्रसार किया। अभिलेखों के माध्यम से क्लियर होता है कि राजा ने क्या दान किया, कौन सा उत्सव का आयोजन करता था। जैसा कि प्रयाग में आपको समुद्रगुप्त के द्वारा जो अभिलेख मिलता है, जब उसको पढ़ेंगे तो किस तरह से वह प्रयाग में आकर के दान करता था। तो बहुत सारी चीज़ों की क्रियाओं की जानकारी प्राप्त होती है कि राजा की रुचि कैसी थी, धार्मिक क्षेत्र में किस तरह से कार्य करता था, दानशील कैसे था। तो इस तरह से अभिलेखों का अपना महत्व है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों का अपना विशिष्ट महत्व है। इन अभिलेखों के माध्यम से हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे सिक्कों के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरातात्विक सामग्री में सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब सिक्कों के रूप में थोड़ा सा विवरण इस रूप में लर्न करेंगे। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय, यहाँ पे वस्तु शब्द आया है, वस्तु विनिमय कहने का मतलब है व्यापारिक जो गतिविधियाँ एंशिएंट टाइम की होती थी। तो सबसे पहले हम लोग क्रम से समझेंगे कि वस्तु विनिमय क्या होता है। तो यानी व्यापार का जो माध्यम था प्राचीन काल में, जब सिक्कों का प्रचलन नहीं था तो उस टाइम में वस्तु विनिमय किया जाता था। यानी किसी व्यक्ति को कोई चीज़ प्राप्त करनी होती है तो वस्तु के बदले दे करके वस्तु को प्राप्त करता था। जैसे वर्तमान समय में क्या है कि व्यक्ति मुद्रा के द्वारा वस्तुएं प्राप्त करता है। आप मार्केट में जाते हैं और पैसा देते हैं, उसके बदले में वस्तुएं प्राप्त करते हैं। लेकिन एंशिएंट टाइम में इस तरह की, प्राचीन काल में जब सिक्कों का प्रचलन नहीं था तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरह से वस्तु विनिमय के माध्यम से वस्तुओं को दे करके दूसरी वस्तुएं प्राप्त किया जाता था। तो इस तरह से जो व्यापार का जो माध्यम था वे वस्तुएं होती थी। व्यक्ति अपनी वस्तुओं को दे करके दूसरे से वस्तुओं को प्राप्त करता था। तो वस्तु विनिमय भी एक व्यापारिक माध्यम था। जब सिक्के प्रचलन में आ गए तो सिक्कों के माध्यम से विनिमय होने लगा, व्यापारिक गतिविधियां संचालित होने लगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सिक्कों का प्राचीन इतिहास में क्या महत्व है, इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। एंशिएंट टाइम में उसमें जो सिक्के जारी किए जाते थे सोने के, चांदी के और तांबे के, यानी इन धातुओं से सिक्कों का निर्माण किया जाता था। इन धातुओं से सिक्के निर्मित किए जाते थे। प्राचीन सिक्कों पर जो चिन्ह पाए जाते थे, सबसे पहले जो शुरुआती दौर में जो सिक्के जारी किए गए तो उसमें चिन्ह बनाया जाता था, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। और इसका टाइमिंग क्या है 5वीं सदी। तो इस तरह से पहले प्रारंभिक अवस्था में यानी प्रथम स्थिति में जो सिक्के शुरुआती दौर में जारी किए गए थे उनमें चिन्ह बनाए जाते थे और उन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। तो सबसे पहले 5वीं सदी में इस तरह के सिक्के आए। इसके पश्चात सिक्कों में अनेक बदलाव आए तथा उन पर तिथि, राजा का चिन्ह होता था और देवताओं के चिन्ह होते थे। उन सब चीज़ों को अंकित किया जाने लगा। तो कहने का मतलब है इसके पश्चात जो नए तरीके के सिक्के आए या सिक्कों का जब विकास का क्रम चला तो आगे चल के तिथिक्रम जारी किया जाने लगा, राजा का उसमें चित्रांकन किया जाने लगा, उसका समय लिखा जाने लगा, फला शासक कौन है उसका नाम उत्कीर्ण किया जाने लगा। तो इस तरह से सिक्कों में भी बदलाव आया। इसके पश्चात सिक्कों के बदलावों के साथ साथ उसमें विभिन्न चीज़ों का अंकन किया गया। हिंद यूनानी शासकों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, भारत में हिंद यूनानी शासकों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों को जारी किया था। इसके पश्चात जो है कुषाण शासकों ने सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा जारी किया। इसी क्रम में गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा मात्रा में
स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। यहाँ पे लर्न रखने की बात है कि जो सबसे शुद्ध मुद्रा जो है कौन जारी किया था, मुद्राओं में सबसे पहले यानी कुषाण शासकों ने सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। जहाँ तक अधिक मात्रा की बात है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में किसने मुद्रा जारी किया था, तो गुप्त शासकों ने जारी किया था। इसी क्रम में सातवाहन शासकों ने भी शीशे के सिक्के मुद्राएं जारी किए थे। कनिष्क के शासनकाल में भी बहुत सारी मुद्राएं जारी की गई। तो इस तरह से जिन ये सारे सिक्के हैं और इन सिक्कों के माध्यम से जो तिथि होता है, राजा की वंशावली होता है, फला शासक के बाद फला शासक हुआ, तो तिथिक्रम वंशावली, और वहाँ पे विशेष रूप से जो देवी देवताओं के जो चिन्ह अंकित किए गए, तो इससे ये पता चलता है कि धार्मिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। तिथियों से शासक का तिथिक्रम ज्ञान प्राप्त होता है कि किस पीरियड में कौन शासक शासन करता था। तो सिक्कों का भी अपना पुरातात्विक सामग्री के रूप में, स्रोत के रूप में विशिष्ट स्थान है, विशिष्ट महत्व है। डियर स्टूडेंट, चूँकि बोर्ड में मैटर पूरा नहीं आ रहा था, अब इसके आगे हम लोग इसको इरेज करेंगे और इसके आगे आपको जो है इसी क्रम में अभिलेख और सिक्के के बाद स्मारक के संदर्भ में अध्ययन कराएंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अभिलेख और सिक्कों के बाद स्मारक का अध्ययन करेंगे कि स्मारकों का पुरातात्विक स्रोत के रूप में क्या महत्व है, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के रूप में कैसे ये ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, यानी ऐतिहासिक स्रोत हैं। तो स्मारकों का अपना महत्व है। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, स्मारक क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत हैं। तो भारत में राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, भारत में स्थित वे ऐतिहासिक प्राचीन व पुरातात्विक संरचनाएं व स्थल जो प्राचीन काल के इतिहास के स्रोत हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानकारी के रूप में, स्रोत के रूप में ये हमें विविध जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि उस टाइम में लिपिबद्ध लिखित रचनाएं जब नहीं होती थी या कम होती थी या उससे विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त होती, तो हम ऐसे स्थिति में पुरातात्विक सामग्री पे ही निर्भर होते हैं और पुरातात्विक सामग्री के माध्यम से हम उस टाइम के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक माध्यम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में। अब स्मारक जो होते हैं भारत में, इसमें वर्तमान समय में राष्ट्रीय महत्व के लगभग 3650 से अधिक प्राचीन स्मारक व पुरातत्वीय स्थल हैं। तो वर्तमान समय भारतीय राष्ट्रीय महत्व के 3650 जो है पुरातात्विक स्थल व जो है क्या है, प्राचीन स्मारक व पुरातत्वीय स्थल हैं। और ये अवशेष देश भर में विद्यमान हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इन विभिन्न क्या है अवधियों से संबंधित हैं। जैसे जो भी स्मारक हैं, जो भी पुरातत्वीय स्थल हैं, ऐसा नहीं है कोई एक ही काल के हैं। तो भारत में जितने भी स्मारक हैं, जितने भी पुरातत्वीय स्थल हैं, उनका अलग अलग अपना पीरियड रहा है। जैसे एंशिएंट टाइम के प्राचीनतम अवशेष, भग्नावशेष मिलते हैं। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का, तो उनका समय कुछ और होता है। जब हम अशोक के टाइम में आते हैं, तो जो भारत में जो भी अशोक के द्वारा निर्मित भवन हैं, स्तंभ हैं, अभिलेख हैं, उनका समय अशोक के टाइम का है। गुप्त वंश के शासन का जो अभिलेख अवशेष मिलेगा, उसका गुप्त टाइम का रहेगा। हर्षवर्धन के टाइम का जो अभिलेख मिलेगा, वो हर्षवर्धन के टाइम, यानी का सबका पीरियड अलग अलग है। तो जो भी भवन है, हम दिल्ली सल्तनत में आते हैं या फिर मुग़ल टाइम में आते हैं, तो मुग़लों ने भी भारत में बहुत सारे किलों का निर्माण किया, बहुत सारे भवनों का निर्माण किया, चाहे लाल किला हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे आगरे का किला हो, तो भारत में इलाहाबाद का किला हो, तो अलग अलग शासकों ने अपने अपने टाइम में जो है किलों का निर्माण कराया। तो जितने भी अवशेष मिलते हैं, जितने भी स्मारक मिलते हैं राष्ट्रीय महत्व के, वे उनका पीरियड अलग अलग है और इन स्मारकों के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है तत्कालीन शासक के विषय में। भारत में जो स्मारक हैं, चाहे पुरातत्वीय स्थल हैं, चाहे जो भी भग्नावशेष हैं, कहीं कहीं पे उसमें अभिलेख भी लिखा गया है, कहीं कहीं पे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है कि फला शासक किस वर्ष इस भवन का निर्माण कराया था, इस भवन के पीछे उसका उद्देश्य क्या था, कितना कला के प्रति वो रुचि रखता था, वास्तुकला के संदर्भ में उसका कितनी उपलब्धियां हैं, उसने कितने भवनों का निर्माण कराया। तो जो भी भवन स्मारक हैं, वे उसके काल के एक प्रकार से उपलब्धियां हैं, वो भी उस काल के विषय में हमें बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं कि कला के क्षेत्र में कितना विकास हुआ था, वास्तुकला कितना विकसित अवस्था में था और राजा जो है उसके भवनों से क्या ज्ञात होता है कि कितना वो समृद्धशाली था, यानी वही प्रकार के उसके समृद्धशालीता उसकी उपलब्धियों का प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है और विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। तो स्मारक जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में है और इनके माध्यम से चाहे प्रागैतिहासिक काल
काल से लेकर के, यानी प्रागैतिहासिक काल से लेकर के जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ती है, जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता है, वैसे वैसे जो भवन मिलते हैं, जो स्मारक मिलते हैं, उनके माध्यम से हम तत्कालीन शासक के विषय में, उसकी समृद्धि, उसके काल का जो शासक किसने बनवाया, बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो ये भी स्मारक भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में ये सारे पुरातात्विक स्रोत हैं और हमें एंशिएंट टाइम की जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से प्रागैतिहासिक काल से लेकर के उपनिवेशों के काल तक, यानी भारत में जो ब्रिटिश काल में उपनिवेश स्थापित हुआ, भारत में ब्रिटिश काल में भी बहुत सारे भवनों का निर्माण किया गया, स्मारकों का निर्माण किया गया, और इन चीज़ों के माध्यम से हमें विस्तृत जानकारी उस टाइम की प्राप्त होती है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में मूर्तियाँ हैं। अब मूर्तियाँ क्या हैं? जिस शासक काल में जो भी मूर्तियाँ मिलती हैं, मूर्तियों के आधार पर जैसे आप देखते हैं भारत में बहुत सारे संग्रहालय हैं, संग्रहालय में पुरातात्विक स्थलों से खुदाई हुई और वहाँ से मूर्तियाँ ला करके उन संग्रहालय में रखी गई हैं। उस मूर्तियों में चित्र भी अंकित है, किसी किसी मूर्ति में तिथियां भी अंकित हैं। तो इन मूर्तियों के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है कि इस पीरियड में किन देवी देवताओं की पूजा होती थी। जो मूर्ति जिनकी बनी हुई थी उससे आभास होता है कि फला देवी देवता का इस टाइम में धार्मिक मान्यता था, उनका एक अपना एक धार्मिक महत्व था कि इसके शासनकाल में फला धर्म का विकास हुआ था। जैसे महात्मा बुद्ध की अगर मूर्ति मिलती है तो क्या होता है कि फला शासक के द्वारा ये मूर्तियाँ बनाई गई थी। इसका मतलब है कि फला शासक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी बौद्ध धर्म में रुचि रखता था, इसलिए उन मूर्तियों का निर्माण करा है, उसका तिथिक्रम लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि भारत में जो मूर्तियाँ मिलती हैं उन मूर्तियों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। कला के प्रति कितना रुचि था शासक का, मूर्तियों से क्या पता चलता है कि उस समय की कला का स्तर कैसा था, यानी कला विकसित अवस्था में था। मूर्तियों का स्वरूप देख करके कुछ मूर्तियाँ इतनी सजीव हैं, उससे पता चलता है कला अपनी विशिष्ट अवस्था में था, काफ़ी विकसित अवस्था में था। कुछ मूर्तियों में उनकी जो कलाकृति है उससे क्या ज्ञात होता है कि किस शैली का प्रयोग किया गया। जैसे गांधार शैली भारतीय यूनानी कला के मिश्रण से हुआ था। तो जो मूर्तियां हैं उनसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। मूर्तियों के माध्यम से हम ये भी ज्ञात करते हैं कि मूर्तियों पे किन कलाओं का प्रभाव है। जैसे यूनानी कला का प्रभाव है, ईरान कला का प्रभाव है, विदेशी किन देशों का प्रभाव है। यानी मूर्तियों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है कि शासक जो था इन कलाओं से प्रभावित होकर के उन कलाओं को मिश्रण करके इन मूर्तियों का निर्माण कराया था। जैसे महात्मा बुद्ध की पश्चिमोत्तर भारत में मूर्तियाँ कुछ मिलती हैं, जिससे क्या ज्ञात होता है उनके कानों में कुंडल है, राजसी वस्त्र में दिखाया गया है। तो लोग समझते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है भिक्षु हो गए थे, तो कैसे इन्हें राजसी वस्त्र में दिखाया गया है। तो उसका यही मतलब इसका सेंस ये है कि उस मूर्ति पर जो है यूनानी कला यानी गांधार शैली जो विकसित हुई थी, तो उसका प्रभाव है, उन कलाओं के कारण ही इस मूर्ति को इस रूप में बनाया गया था। विदेशी प्रभाव था, भारतीय कला, दोनों मिक्स करके बनाया गया था, इसलिए मूर्तियों की ऐसी बनाई गई। तो कहने का मतलब है कि मूर्तियों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसी क्रम में है चित्रकला। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे प्रागैतिहासिक काल ले लें, चाहे औपनिवेशिक काल ले लें, उनके बीच जो भी मूर्ति दीवारों पे जो भी चित्र बनाए गए हैं, इन चित्रों के माध्यम से ज्ञात होता है कि फला सन में, फला शासक के समय में या इस काल में, इस शासक के टाइम में ये कला विकसित अवस्था में था। जैसे आप जानते हैं जहांगीर के टाइम में मुग़ल शासक था, उसके समय में चित्रकला अपने चरम अवस्था में था, काफ़ी विकसित अवस्था में था। वो वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला में रुचि लेता था। तो इस तरह से चित्रकला भी शासक की उसकी उस चित्रकला के प्रति रुचि का ज्ञान प्राप्त होता है। चित्रकला का चरम स्तर क्या था, चित्रकला कितना विकसित अवस्था में था, उसके राज दरबार में कितने चित्रकार रहते थे। तो कहने का मतलब है चित्रकला के माध्यम से भी कभी कभी चित्रों में, जैसे किसी शासक के विषय में कोई घटना को चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है दीवारों पे, तो चित्रकला भी हमें उस टाइम की बहुत सारी जानकारी प्रदान करती है। तो डियर स्टूडेंट, आज के आपने वीडियो में अध्ययन किया कि पुरातात्विक स्रोत के रूप में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आपने ब्लैक बोर्ड पर अध्ययन किया कि इस काल में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ और चित्रकला हैं। तो पुरातात्विक सामग्री के रूप में ये जो है हमें एंशिएंट टाइम की बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये आज साहित्यिक स्रोत के रूप में अंतिम वीडियो था और इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।